मैडम बरलास इस वक्त स्लीपिंग सूट पहनकर बिस्तर पर सोने के इरादे से लेटी ही थी कि उसकी दस्ती घड़ी पर झिंगर की मदम मदम टिटराहट का सिग्नल सुनाई दिया और उसने जल्दी से घड़ी की चाबी को खींचा, जो 1 फीट तक बड़े आराम से खींचती चली गई। मैडम बरलास, उसने घड़ी को मुंह के करीब करके आहिस्ता से कहा, क्या तुम्हें हालात का इल्म है? दूसरी जानिब से एक बारीक आवाज़ सुनाई दी। हाँ, गालिबन खान के आदमियों ने तुम्हारे 3 बंदे मार दिए हैं। मैडम बरलास की दस्ती घड़ी, जो अब वायरलेस सेट के तौर पर इस्तेमाल हो रही थी, लापरवाही से कहा, और तुमको मेरे नुकसान की कोई परवाह नहीं है। दूसरी जानिब से खुश्क लहजे में खुफकी का इजहार किया गया। मैं भला क्या कर सकती हूँ? तुम गालिबन भूल रही हो कि मैं कौन हूँ और तुम्हारे लिए किस कदर नुकसानदेह साबित हो सकता हूँ। नुकसान की मैंने कभी परवाह नहीं की, अलबत्ता जिस दिन मुझे ये मालूम होगा कि तुम कौन हो, वो तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन ज़रूर साबित होगा। तुम्हारे अलावा भी बहुत सारे लोगों की यही ख्वाहिश है, लेकिन शायद उनकी हसरत कभी पूरी ना हो सके। इस बार बोलने वाले का लहजा सर्द था। मैं अधूरा काम करने का आदी नहीं हूँ। जिन लोगों को एक बार अपने मकसद के लिए चुन लेता हूँ, उनकी शाहरत से भी ज़्यादा करीब रहता हूँ, लेकिन वो मुझे शनाख्त नहीं कर सकते। लेकिन मेरे सिलसिले में तुम्हें ज़्यादा मोहतात रहना होगा। बेफिक्र रहो, मैं जंगली बिल्लियों को भी काबू करने का गुर जानता हूँ। अपनी ही मिसाल ले लो। एक दुनिया तुम्हारे हुक्म पर मर मिटने को तैयार रहती है, लेकिन उसके बावजूद तुम मेरा हर मुतालबा पूरा करने पर मजबूर हो। जिस दिन तुमने मेरे इशारे पर नाचने से इनकार कर दिया, वो तुम्हारी शोहरत और इज़्ज़त का आखिरी दिन होगा। इतनी रात गए कॉल करने का मकसद बयान करो। बेगम बरलास ने नाखुशगवार लहजे में दरियाफ्त किया। तुम्हें इस वक्त खान के कम से कम 2 आदमियों और 1 ठिकाने को तबाह करने का फ़र्ज़ अंजाम देना है। इसी वक्त क्या तुम्हें इल्म नहीं कि इस वक्त क्या वजह है? रात की स्याही हमेशा गुनाहों को जन्म देती है और गुनाह करने के लिए रात का वक्त ही ज़्यादा मुनासिब रहता है। इस बार सर्द और तज़हीक आमेज़ आवाज़ में कहा गया, तुम बजाते खुद भी अक्सर किसी ऐसे ही वक्त में शिकार नहीं की गई हो? शट अप। बेगम बरलास का मूड यकलख्त ऑफ हो गया। मेरी मर्ज़ी के बगैर आज तक किसी ने मेरे करीब फटकने की कोशिश नहीं की। कुछ बातें तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भी हुई हैं। मसलन मेरी ही मिसाल ले लो। मेरे हाथों में किसी कठपुतली से ज़्यादा हैसियत नहीं रखती, लेकिन आज तक तुम मुझसे नावाकिफ़ हो। जिस दिन वाकिफ़ हो गई वो तुम्हारी ज़िंदगी। ये जुमला तुम कुछ देर पहले भी कह चुकी हो। दूसरी जानिब से तेज़ी से कहा गया, इस वक्त रात के 11 बजे हैं और सुबह 5 बजे से पहले पहले तुम्हें मेरे हुक्म के मुताबिक खान के 2 आदमी और किसी एक ठिकाने को तबाह करना है। मैं मोहब्बत और जंग में उधार करने का कायल नहीं। हिसाब को जितनी जल्दी चुकता कर दिया जाए, जहन का बोझ भी उतनी ही जल्दी हल्का हो जाता है। तुमने 2 आदमियों और किसी एक ठिकाने की वजाहत नहीं की। ये मैं तुम्हारी मर्ज़ी पर छोड़ता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। वो क्या? तुम्हें इस काम में खुद हिस्सा लेना होगा। अलबत्ता अपनी तन्हाई दूर करने के खातिर तुम रहमत अली को साथ रख सकती हो। मुझे मालूम है कि तुम बहुत दिनों से उसके साथ चूहे और बिल्ली वाला खेल खेल रही हो। तुम शायद अपने होश में नहीं हो। इसके बावजूद होशमंदी की बातें कर रहा हूँ। बहरहाल मुझे सिर्फ आम खाने से मतलब है। पेड़ गिनना तुम्हारे इख्तियार पर छोड़ता हूँ। इस जुमले के साथ ही राब्ता भी मुनक़ता हो गया था। बेगम बरलास को मजबूरन उठकर दोबारा लिबास तब्दील करना पड़ा। वो पूरी शिद्दत से तिलमिला रही थी, लेकिन उस नामालूम मकड़े का हुक्म तो उसे बहरहाल मानना था, जिसके खूबसूरत जाल में वो न जाने कब और कहाँ फंस गई थी। बाद में उसे उस बात के सबूत भी मिल गए थे। अपनी साख बरकरार रखने की खातिर उसने यही बेहतर समझा कि उसे नाराज़ न किया जाए। पूरी तरह मेकअप करने और ड्रेसअप होने के बाद उसने रहमत अली का नंबर डायल किया। दूसरी जानिब से रहमत अली ही ने कॉल रिसीव की। बेगम बरलास बोल रही हूँ, 15 मिनट के अंदर अंदर मेरी कोठी पर पहुँचो, बहुत ज़रूरी काम है। इट इज़ वेरी अर्जेंट। बेहतर है, रहमत अली ने ऊँगती हुई आवाज़ में कहा, लेकिन उसने बेगम बरलास की कोठी तक पहुँचने में 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाए थे। वो मौसूल होने वाले अहम पैगाम के तहत पूरी तरह लेस होकर आया था। बेगम बरलास बाहर लॉन पर ही टहल रही थी। रहमत अली ने उसके हुक्म पर गाड़ी वहीं छोड़ी और बेगम बरलास के साथ दूसरी गाड़ी में बैठ गया, लेकिन ये गाड़ी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। हमें इतनी रात गए कहाँ चलना है? रहमत अली ने हिम्मत करके पूछ लिया। जहन्नुम में, मैडम बरलास ने झिल्ला कर कहा। फिर रहमत अली को प्यार भरी नज़रों से घूरते हुए बोली, क्या तुम्हें मेरे साथ जहन्नुम में जाना मंजूर नहीं? मेरा मतलब कुछ और था। रहमत अली ने गड़बड़ा कर कहा, मैं दरअसल इस काम की नौइयत मालूम करना चाहता था जिसके तहत आपको इतनी रात गए इस खादिम की ज़रूरत पेश आई। परेशान मत हो, तुम्हें जल्दी इसका अंदाज़ा हो जाएगा।
گاڑی پوری رفتار سے فراٹے بھرتی رہی، اس کا رخ ماری پور کی طرف تھا۔ پھر وہ ہاکس بے پہنچ کر ایک ویران مقام پر روک دی گئی۔ میرے ساتھ آؤ، لیکن خبردار اس وقت کسی حماقت کا ثبوت نہ دینا۔ رحمت علی نے جواب میں اس بات میں سر کو جنبش دی، پھر تھوک نگل کر رہ گیا۔ اسے میڈم کے ارادے نیک نظر نہیں آ رہے تھے، اور حقیقت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ کچھ دور تک دونوں ساحل کے قریب بنی ہوئی ہٹس کے قریب قریب ریت پر قدم اٹھاتے رہے۔ تاریکی میں اس وقت سمندری لہروں کا شور فضا میں ایسا ارتعاش پیدا کر رہا تھا جیسے ہزاروں آسمانی بلاؤں نے زمین پر یلغار کر دی ہو۔ پھر وہ ایک ایسی ہٹ کے قریب پہنچ کر رک گئے جس کے برآمدے میں ایک باوردی مسلح گارڈ ٹہل رہا تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ گارڈ نے رائفل سیدھی کر کے ان کے قریب آتے ہوئے دریافت کیا۔ تمیز سے بات کرو، میڈم برلاس نے روبدار لہجے میں کہا۔ پھر بولی، کیا یہ خان صاحب کی ہٹ نہیں ہے؟ یہی ہے محترمہ، لیکن آپ لوگ؟ ہم خان صاحب کے خاص مہمان ہیں، کچھ دیر یہاں آرام کریں گے۔ بیگم برلاس کا لہجہ معنی خیز تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے خاتون، لیکن کیا آپ مجھے ہٹ میں قیام کا اجازت نامہ دکھا سکتی ہیں؟ گارڈ کا لب و لہجہ مہذب ہو چکا تھا۔ کیا اجازت نامہ ضروری ہے؟ رحمت علی نے ناگوار لہجے میں کہا۔ یس سر، گارڈ بولا، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اجازت نامے کے بغیر کسی کو اندر جانے کی اجازت نہ دی جائے۔ کیا کوئی اندر موجود ہے؟ میڈم برلاس نے پوچھا۔ یس میڈم، اندر دوسرا ڈیوٹی گارڈ ہے گل خان، اس کی ڈیوٹی رات 2 بجے سے شروع ہوگی۔ گل خان؟ میڈم برلاس نے یکلخت اپنے پروگرام کو ذہن میں ترتیب دیتے ہوئے کہا۔ گڈ، گل خان ہمیں جانتا ہے، اسے جگاؤ، وہ اس بات کی تصدیق کر دے گا کہ ہم پہلے بھی یہاں بغیر کسی تحریری اجازت نامے کے آتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں گل خان کو جگا کر پوچھ لیتا ہوں۔ پھر جیسے ہی سیکورٹی گارڈ اندر داخل ہوا، میڈم نے رحمت علی سے پوچھا کہ تمہارے پاس سیلنسر لگا ہوا کوئی اسلحہ موجود ہے؟ یس میڈم، لیکن ہمارے پاس وقت کم ہے رحمت علی۔ میڈم برلاس نے تحکمانہ لہجہ اختیار کیا۔ تمہیں اپنے خاموش کھلونے سے ان دونوں گارڈز کو ٹھکانے لگانا ہے، لیکن احتیاط شرط ہے، انہیں رائفل استعمال کرنے کا موقع نہ دیا جائے۔ پھر قبل اس کے کہ رحمت علی کو جواب دیتا، میڈم نے قدم ہٹ کے اندر کی جانب بڑھا دیے۔ رحمت علی کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، لیکن اس وقت اس کے پاس سوائے تکمیل حکم کے اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اس نے بڑی پھرتی سے اپنا خاموش پستول نکال لیا۔ دونوں ہی دبے قدموں ہٹ کے اندر داخل ہوئے۔ پھر اس سے پیشتر کے گارڈ ان کے قدموں کی آہٹ سن کر چونک تھا۔ ایک مدھم سی ٹچ کی آواز بلند ہوئی اور اس کی پیشانی لہو لہان ہو گئی۔ وہ کسی کٹے ہوئے تناور درخت کی طرح اپنے دوسرے ساتھی پر گرا تھا۔ دوسرا گارڈ اس اچانک افتاد سے ہڑبڑا کر اٹھا، لیکن اسی لمحے رحمت علی کی انگلی کا دباؤ دوبارہ ٹریگر پر بڑھ گیا اور دوسرا محافظ بھی کراہتا ہوا ڈھیر ہو گیا۔ اب انہیں گھسیٹتے ہوئے ہٹ سے باہر لے چلو، میڈم برلاس نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ پھر ایک گارڈ کی ٹانگ پکڑ کر اسے گھسیٹتی ہوئی باہر کی جانب لے آئی۔ رحمت علی کو بھی اس کی پیروی کرنی پڑی۔ دونوں محافظوں کو ہٹ سے تقریباً 20 فٹ دور لے جا کر گیلی ریت پر چت لٹا دیا گیا۔ میڈم نے بڑی پھرتی سے اپنے بیگ سے 2 عدد نیلے لفافے نکال کر دونوں کی جیبوں میں ٹھونسے، پھر تیزی سے دوبارہ ہٹ کے اندر چلی گئیں۔ رحمت علی کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ حالات کے بھنور میں پھنسے ہوئے کسی تنکے کی طرح بے بس تھا۔ میڈم برلاس نے ہٹ سے باہر نکلنے میں بھی حیرت انگیز پھرتی کا مظاہرہ کیا۔ پھر وہ گاڑی کی جانب تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ ان دونوں کا قصور کیا تھا؟ رحمت علی نے دبی زبان میں پوچھا۔ جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ، موت اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، میڈم نے سپاڑ لہجے میں جواب دیا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ بزنس میں اکثر نفع کی بجائے نقصان کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے، لیکن رحمت علی نے کچھ دریافت کرنا چاہا۔ پلیز، میڈم برلاس نے لپک کر گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ پھر اس کی گاڑی تیزی سے واپسی کے راستے پر فراٹے بھرنے لگی۔ خاصی دور تک اس نے ہیڈ لائٹس بھی آن نہیں کی تھیں۔ پھر تقریباً 2 میل دور جانے کے بعد اس نے ڈیش بورڈ سے ایک ریموٹ کنٹرول نکال کر اس کا سرخ بٹن دبا دیا۔ اس کے چہرے پر اب بڑا سکون نظر آ رہا تھا۔ سرخ بٹن دبتے ہی خان کی ہٹ ایک دھماکے کے ساتھ اٹھ چکی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ رحمت علی چپ نہ رہ سکا۔ میں نے وہ ہٹ اڑا دی جو خان کی ملکیت تھی، اور اس کے 2 محافظوں کو موت کے گھاٹ اتار کر اپنے ان 3 آدمیوں کا انتقام بھی لے لیا ہے جنہیں اس کے لوگوں نے ٹھکانے لگایا تھا۔ لیکن خان صاحب سے ہمارا جھگڑا کیا ہے؟ اتنی جلدی کیا مائی ڈیئر؟ میڈم نے بے باکی سے کہا۔ آہستہ آہستہ تم حالات سے خود بخود باخبر ہو جاؤ گے۔ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ رحمت علی نے گاڑی کو میڈم کی رہائش گاہ کی سمت جانے کے بجائے دوسری سڑک پر مڑتے دیکھ کر سوال کیا۔ آج رات تمہارے ساتھ بوٹنگ کر کے اپنی کامیابی کا جشن مناؤں گی۔ میڈم کا لہجہ معنی خیز تھا۔ موٹر بوٹ میری ذاتی ہے، جسے تم ایک چھوٹا موٹا چلتا پھرتا مکان بھی کہہ سکتے ہو، جس میں دنیا کی تمام آسائشیں موجود ہیں۔ رات کے سناٹے میں موٹر بوٹ
बोट के कैबिन में किसी हसीन साथी के साथ समंदर की लहरों पर हचकोले खाने का आज तुम पहली बार तजुर्बा करोगे। आज हमारी दोस्ती की बुनियादें मुस्तहकम हो जाएंगी। मैडम की आंखों से खुमार छलक रहा था। रहमत अली को कुछ यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो समंदर की लहरों पर हचकोले खाने के बजाय किसी गहरे समंदर की बेकरां वसअतों में डूबता चला जा रहा हो, और दूसरी जानिब मैडम के चेहरे पर शैतानियत रक्स कर रही थी। सैलाब का पानी एक बार अपनी आखिरी हुदूद से तजावुज़ कर जाए तो उसे उतरने में वक्त लगता है, लेकिन जब उसका ज़ोर थमता है हज़ारों आबाद मकान बर्बाद हो चुके होते हैं, जाने कितनी मांगें उजड़ चुकी होती हैं, कितनी गोदे खाली हो जाती हैं, कितने वालिदैन अपने जिगर गोशों की मोहब्बत से महरूम हो जाते हैं, और कितने बच्चों के सर से वालिदैन के साए उड़ चुके होते हैं। हर तरफ अफरा तफरी का आलम होता है। आतिश फिशां ठंडा हो तो उसके साए तले हज़ारों जिंदगियाँ और आबादियाँ परवान चढ़ती रहती हैं, लेकिन एक बार लावा फूट निकले तो हर सिमत तबाही और बर्बादी का समा तारी हो जाता है। वो सब कुछ अपनी तपिश के साथ तुराई में बहा ले जाता है। इंसान एक बार बुलंदी में बहुत ऊपर पहुंच जाए तो उसे नीचे की चीज़ें बड़ी हेच और नापायदार सी लगती हैं, बिल्कुल छोटे छोटे खिलौनों की तरह जिन्हें एक ठोकर से मुस्मार किया जा सकता है। शेर जंगल का बादशाह होता है, लेकिन इंसान दोस्त कहलाता है, बड़ा शरीफुन नफ्स कहलाता है। लेकिन जब एक बार उसके मुंह को खून लग जाए तो वो आदमखोर बन जाता है, इंसान को अपना बदतरीन दुश्मन समझने लगता है, पल भर में उसे चीड़ फाड़ कर खा जाता है। लेकिन जब एक बार उसके मुंह को खून लग जाए तो वो आदमखोर बन जाता है, इंसान को अपना बदतरीन दुश्मन समझने लगता है, पल भर में उसे चीर फाड़ कर खा जाता है। फिर भी वो एक के बाद दूसरे की तलाश में रहता है और उसकी सेरी नहीं होती। अपनी ताकत का एहसास उसे जाबिर बना देता है। यही कुछ मिसाल रहमत अली पर भी सादिक आ रही थी। वो पस्ती की जानिब से उबर कर यकलख्त बुलंदियों को छूने लगा तो उसे अपने सामने हर शय हकीर नजर आने लगी। मैडम की सूरत में इंसानी खून उसके मुँह को लगा तो आदम खोर बन गया। दो आदमियों की ज़िंदगी को पहली मरतबा मौत के घाट उतारने के बाद उसे पहली बार एहसास हुआ कि ज़िंदगी कितनी अर्ज़ां और हकीर होती है। किसी भी असले के ट्रिगर की मरहून मिन्नत, इधर ट्रिगर दबा और उधर रूह जिस्म से परवाज़ कर गई। और फिर सबसे बड़ा नशा दौलत का था, जिसने रहमत अली के सिलसिले में 2 आतिशा का काम किया था। मैडम ने दीगर तमाम ज़रूरियात के अलावा उसकी तनख्वाह 10,000 रुपये तय की थी, लेकिन पहली तारीख को जब वो कैशियर से लिफाफा लेकर गिनने बैठा, उसमें पूरे 20,000 के नए नए करारे और महकते नोट मौजूद थे। उसे एक लम्हे को एहसास हुआ कि शायद कैशियर से कुछ गलती सरजद हो गई है, लेकिन कैशियर ने उसे बताया कि मैडम ने उसकी तनख्वाह में यकदम दुगने का इजाफा कर दिया है। उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। वो एक ही जुस्त में 2 मंजिलें फलांग जाएगा, ये तो उसने भी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। शुक्रिया अदा करने के इरादे से वो मैडम के कमरे की सिमत जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुठभेड़ मोनिका से हो गई। आज पहली बार मोनिका उसे बहुत अच्छी लगी थी, यूं जैसे किसी शेर के सामने कोई ताज़ा शिकार आ गया हो। वो उसे देख कर एक लम्हे को रुक गया। खैरियत, आज बहुत खुश नज़र आ रहे हो, मोनिका ने उसे सरतबा गौर से देखते हुए पूछा। बूझो तो जाने किसी के दिल में क्या है, भला मैं क्या बता सकती हूँ। और फिर तुम जैसा जाहिद खुश्क, तुम्हारे बारे में कोई पेशगोई करना मेरे बस की बात नहीं। तुमने मुझे जाहिद खुश्क का खिताब क्यों दिया? वो मुस्कुराया। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? इंसान गोश्त पोस्त के मुजस्मे को कहते हैं, और तुम पत्थर से भी ज़्यादा सख्त और ठोस हो। तुमने किस तरह अंदाज़ा लगाया? तुम्हारी बेतनाई और खुश्क रवैये से। वो शुरू की बात थी, नई मुलाजमत थी, इसलिए मैं फूंक कर कदम उठा रहा था। और अब मोनिका ने उसे हैरत से देखा। अब तुम अगर चाहो तो मुझे गोश्त पोस्त का इंसान समझ सकती हो। रहमत अली ने माने ख़ेज़ अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो औरत को नागन से कम नहीं समझते थे, और मुझे उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक। मोनिका ने शिकवा किया। शायद उस वक़्त मैं ना तजुर्बाकार था, या फिर इस मैदान में मुझे ज़्यादा तजुर्बा नहीं था, लेकिन अब और बात है। वो बेतकल्फ़ी से बोला। खैरियत, इस अचानक तब्दीली की कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होगी, कोई नया तजुर्बा। आखिरी जुमला अदा करते हुए मोनिका का लहजा बेहद मायने खेज़ हो गया। यही समझ लो, उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया। अब औरत के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बुरा तो नहीं मनाओगी मेरा जवाब सुनकर? मैं और तुम्हारी बात का बुरा मनाऊँ नामुमकिन है। पहले मैं औरत को नागिन समझता था, ऐसे नागिन जिसका डसा जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन अब। रहमत अली ने मोनिका की नीलगू निगाहों की गहराइयों में झांकते हुए कहा, अब मेरा ख्याल है कि अगर नागिन का डसा बच जाए तो फिर दुनिया का कोई भी नशा इससे ज़्यादा तेज़ और ज़ोदे असर नहीं हो सकता। इस नशे की बात और मज़ा ही कुछ और होता है।
क्या मैं पूछ सकती हूँ कि वो कौन सी खुशकिस्मत नागिन है जिसने तुम्हें जहर की नदी से आशना कराया है? मोनिका की आंखों में सुर्खियाँ तैरने लगी। नागिन हर हालत में नागिन होती है, उसका कोई नाम नहीं होता। अलबत्ता खूबसूरत नागिनों का जहर ज़्यादा तेज़ नशा करता है। मुझे तुम किस ग्रुप में शुमार करोगे? मोनिका ने मायने खेज़ लहजे में पूछा। उसका जवाब तो नशे की कैफियत ही दे सकती है। इस वक्त कहाँ जा रहे हो? मोनिका बोली। क्यों ना आज का लंच तुम मेरे साथ करो? आज नहीं फिर कभी सही, रहमत अली ने उसे टालते हुए कहा। आज मुझे कुछ ज़रूरी बातें करनी है मैडम से, हो सकता है देर हो जाए। आई सी, गोया तुम इस वक्त मैडम की तरफ जा रहे हो? हाँ, तुम्हें इंतज़ार करना होगा, मोनिका संजीदगी से बोली। मैडम इस वक्त सेठ जवाहिर वाला के साथ अहम गुफ्तगू में मसरूफ़ हैं। दरवाज़े पर बल्ब रोशन है, जिसका मतलब है कि इस वक्त अंदर कोई नहीं आ सकता। रहमत अली ने मुस्कुराकर सुलख बल्ब को देखा। इसके बावजूद मैडम के कमरे की जानिब कदम उठाने लगा। दरवाजे पर मौजूद मुसल्ले गार्ड ने इसे रोका। सर, सुलख बल्ब के सिलसिले में मैडम की हिदायत बहुत सख्त हैं, आपको इंतज़ार करना होगा। और अगर मुझे भी मैडम से कोई बहुत ज़रूरी काम हो तो मुझे अफसोस है सर कि इसके बावजूद आप इस वक्त मैडम से नहीं मिल सकेंगे, गार्ड ने मुहज़्ज़ब मगर ठोस लहजे में कहा। रहमत अली वापसी के लिए मुड़ा ही था कि दरवाजे पर लगा हुआ माइक जाग उठा। गार्ड, रहमत अली को आने दो। जवाब में गार्ड ने पहली बार चकरा कर माइक की तरफ देखा, फिर दरवाज़ा खोल दिया। उसे हैरत इस बात की थी कि माइक पर बहुत अहम नौइयत के अहकामात ही दिए जाते थे। आज तक सुरख बत्ती रोशन होने के सिलसिले में ये पहली हिदायत थी जब किसी तीसरी शख्सियत को अंदर आने की इजाज़त मिली, वरना मैडम इस मामले में बहुत सख्त गिर तबीयत की मालिक वाक़ हुई थी। खैरियत? मैडम ने रहमत अली से संजीदगी से पूछा। कोई ख़ास बात? मुझे आपसे कुछ दरियाफ्त करना है। रहमत अली ने सेठ जवाहर वाला की तरफ की नखियों से देखा, जो उसके अंदर आने से कुछ तजब्जुब की कैफियतों से दो चार नज़र आ रहा था। कोई अहम बात? नहीं, मैं बाद में हाजिर हो जाऊंगा। अब आ ही गए हो तो बैठो। मैडम का लहजा बदस्तूर संजीदा था। फिर मेरे लिए क्या हुक्म है? सेठ जवाहिर वाला ने कुर्सी पर पहलू बदलते हुए कदरे नाखुशगवार अंदाज में दरियाफ्त किया। उसे शायद रहमत अली की मौजूदगी पसंद नहीं आई। हम बात जारी रख सकते हैं, मैडम ने रहमत अली की तरफ इशारा करते हुए कहा। यह हमारा ख़ास और एतमाद का आदमी है। फिर भी रिस्क आपका नहीं हमारा है, मैडम तेज़ी से बोली। आज सिर्फ रोकड़े की बात करें। मुआहदे की रूह से आपको 40 लाख की रकम की अदायगी आज 10 बजे तक करनी थी और इस वक्त दोपहर के 12:10 हो चुके हैं। मैं इतनी देर से यही गुजारिश कर रहा था कि रकम का बंदोबस्त कल सुबह तक होगा। मुआहदे की सूरत में इस तरह आपको 15% ज़्यादा देना होगा, सोच लीजिए, मैडम ने रूखे लहजे में जवाब दिया। अब ऐसा जुल्म भी ना करो, हमारा आपका पुराना कारोबार है, लिहाज और मुरव्वत कोई चीज़ होती है, सेठ जवाहिर वाला ने अपने अंदाज में उर्दू बोलते हुए कहा। बात जुल्म या लिहाज मुरव्वत की नहीं, तयशुदा मुआहदे की है, मैडम ने बदस्तूर संजीदगी इख्तियार करते हुए कहा था।